ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब है? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, किस इफेक्ट में? सॉलिड्स में। सॉलिड्स में जब हम टेम्परेचर, किसको? टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। ये मैंने ऊपर का एरो शो किया है, इसका मतलब है ये इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ लिख भी देते हैं, चलिए इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज करती है। क्या करती है? काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? आगे बात करते हैं। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। ठीक है, जैसे जैसे ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, मान लीजिए एक आपका सॉलिड है, ठीक है, इसमें काइनेटिक एनर्जी आपने एकदम से इंक्रीज की, ठीक है, इसका टेम्परेचर आपने बढ़ाया, ठीक है, उसके बाद आपने काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया, तो क्या होगा? हमारे जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ये पार्टिकल्स हैं, ये वैसे भी वाइब्रेट हो रहे होंगे, बहुत पास होंगे सॉलिड्स में, ठीक है, ये वाइब्रेटिंग तो कर ही रहे होंगे, लेकिन अब क्या होगा? इनकी वाइब्रेटिंग बहुत तेज़ हो जाएगी, मतलब इनकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इंक्रीजेस। ठीक है, नोट करते चलिए, साथ के साथ नोट्स बनाएंगे तभी वो बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि बाद में अगर आप नोट्स को पेंडिंग कर देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आप समझने के लिए भी आप भूल जाएंगे, आपको पूरी वीडियोस दोबारा देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं अपने सॉलिड्स के बारे में। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एक आइस क्यूब ले लें, क्या ले रहे हैं हम? आइस क्यूब। अगर हम इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें, तो क्या होगा? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे सॉलिड आइस क्यूब का, तो क्या होगा? वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। समझ में आई आपको बात? ये तो आप बचपन से देखते आए हैं। कभी आप आइसक्रीम खाते हैं, बहुत देर हो जाती है आइसक्रीम को, तो क्या होता है? वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाती है। किस फॉर्म में पिघलती है? वो लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, थोड़ा सा और आगे डिस्कशन करते हैं इसके बारे में, अच्छे से क्लियर होगा आपको उससे। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम इसमें हम देखते हैं, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में मेल्टिंग पॉइंट। बात करते हैं यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की। ठीक है, जैसा कि हमने बताया आपको, आइस क्यूब जो था हमारा, आइस क्यूब वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, क्या है ये? आइस क्यूब कन्वर्ट हो रहा है हमारा लिक्विड में। ठीक है, किसी मेल्टिंग पॉइंट पर कन्वर्ट हो रहा होगा, हम नहीं जानते किस मेल्टिंग पॉइंट पर कन्वर्ट हो रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है एट विच सॉलिड स्टेट ऑफ एनी आइस ले लीजिए आप, कोई भी सॉलिड स्टेट ले लीजिए, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब इसकी थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, क्या होगी इसकी डेफिनेशन? द टेम्परेचर एट which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure, ठीक है, is known as मेल्टिंग पॉइंट। शॉर्ट में लिख देते हैं MP फॉर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्या समझ आया आपको डेफिनेशन से? आपको डेफिनेशन से यही समझ में आया कि जब हमारा सॉलिड द टेम्परेचर एट विच, ऐसे टेम्परेचर पे जब हमारा सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए, क्या हो जाए? मेल्ट होना शुरू हो जाए लिक्विड बनने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का अपना प्रेशर होता है, ये बात आप जानते ही हैं। ठीक है, नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, बता देते हैं आपको। एटमॉस्फेयर का अपना एक प्रेशर होता है, उसको प्रेशर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर जब प्रेशर लगाता है सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए,
किसी भी टेम्परेचर पर, तो उसको कहते हैं हम क्या, मेल्टिंग पॉइंट। बस यही थी मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए। ग्लेशियर सभी जानते होंगे ग्लेशियर क्या होता है। हमारे जो ग्लेशियर्स होते हैं पहले वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, देन वो पिघल कर लिक्विड स्टेट फॉर्म कर लेते हैं, वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। तो हम बात कर रहे थे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। इसमें बस एक बात और बतानी है मुझे आपको, एक छोटी सी बात है, वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जो कि आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है वो। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, आइस। आइस आप जानते हैं क्या होती है, बर्फ होती है। इज 273.16 डिग्रीज, ठीक है। क्या होती है, 273.16 केल्विन, ठीक है, केल्विन। आप यहाँ पे केल्विन शो कीजिए, ठीक है। क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। हम अपने टॉपिक फ्यूजन के बारे में। व्हाट इज फ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, ठीक है। इसमें भी क्या हो रही है, चीज मेल्ट हो रही है, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। फ्यूजन और हमने अभी भी क्या पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट, वो दोनों लगभग सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें भी वही होता है, जब हमारा सॉलिड पिघल कर यानी मेल्ट होकर, क्या पिघल कर यानी मेल्ट होकर कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड में। सॉलिड मेल्ट एंड बिकम लिक्विड, ठीक है, इज नोन एज फ्यूजन, ठीक है। जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए सॉलिड, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन, या फिर सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज करना हमारा क्या कहलाता है, फ्यूजन। तो बस इतना ही था फ्यूजन। हाँ तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम अपने लेटेंट हीट पे। क्या होता है लेटेंट हीट, देख लेते हैं। हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग यानी राइज इन टेम्परेचर, इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat, ठीक है। इसको हिंदी में थोड़ा समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। क्या होता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है किसके द्वारा, आइस के द्वारा। मान लीजिए ये आपकी आइस है, आइस क्यूब है, फिर से आइस क्यूब ले रहे हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, आइस क्यूब, ठीक है, आइस क्यूब है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब का क्या मतलब होता है, अपने अंदर एनर्जी को ले रहा है। क्या कर रहा है, एनर्जी ले रहा है, ठीक है। विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, जबकि इस पर कोई भी टेम्परेचर राइज, मान लीजिए यहाँ पे कोई टेम्परेचर राइज शो नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई टेम्परेचर राइज शो किए बिना वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी एनर्जी को अपने अंदर ले रहा है। इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है, आइस क्यूब आपका किसी बीकर में है, ठीक है, कोई टेम्परेचर आपके क्यूब पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन जो टेम्परेचर शो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, आपके बीकर पे। क्या होता है बीकर, आपका कोई भी कंटेनर बीकर पे शो हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे कंटेनर में जिसमें आइस क्यूब हो बट आइस क्यूब पे टेम्परेचर शो ना हो, बीकर पे हो, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। समझ में आया आपको, लेटेंट हीट, ठीक है। हाँ तो भाई लोग अब बात करते हैं हम अपनी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में क्या होता है ये ज़रा देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड at atmospheric pressure at its melting point, so particles of waters have more energy as compared to ice, ठीक है। अब ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, इसको तो हम स्टार्स लगा देते हैं थोड़े से, तो ये तो हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। क्या कह रही है ये डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। मान लीजिए आपने 1 kg सॉलिड ले रखा है, सॉलिड आइस मान लीजिए, आप एग्जांपल ले लीजिए आप आइस का, 1 kg आइस ले रखी है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो लिक्विड बनेगी
एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो लिक्विड बनेगी, उसके मेल्टिंग पॉइंट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। सीधी सीधी बात ये हो गई, जब हमारी 1 किलो आइस यानी 1 kg ऑफ आइस चेंज होती है लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सीधी सीधी बात है, ठीक है। 1 kg आइस हमारी चेंज हो रही है किसमें? लिक्विड में। कब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग वो मेल्ट होगी, कितनी मेल्ट होगी वो हम नहीं जानते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग मेल्ट होगी, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग मेल्ट होगी? मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको मेल्ट करेगा, ठीक है। बात समझ में आई आपको? मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग हमारी आइस मेल्ट हो, हमारी आइस क्या हो? मेल्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। 1 kg हमारी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग, उसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। सो पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर्ड इन आइस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है हमारे जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है आइस के अनुसार, यानी आइस में कम एनर्जी होती है वाटर पार्टिकल्स से, ठीक है। वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो मोर एनर्जेटिक होते हैं देन आइस। तो बस इतना ही था हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब आगे बात करेंगे। हाँ भाई, मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट लिखवा दी थी डेफिनेशन, ऐसी ही सेम टू सेम है हमारी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, तो लिख लीजिए, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ईजी डेफिनेशन है, इसलिए हम यहाँ लिखवा नहीं रहे हैं आपको, ताकि आप उसे खुद भी बनाना सीखें। पहले खुद बनाने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो जैसा मैंने बोला है उसे नोट डाउन कर लीजिए। तो भाई अब एक छोटा सा चार्ट डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा चार्ट नहीं है, छोटा सा चार्ट है। और यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स बना लेते हैं। सबसे पहले 3 ये ब्रैकेट्स शो कर देते हैं हम यहाँ पे आके। इसमें लिखेंगे हम यहाँ पे अपनी सॉलिड स्टेट, ठीक है। सेम हियर लिक्विड स्टेट फर्स्ट स्टेट, सेम हियर गैस स्टेट, व्हाट? गैस स्टेट, ठीक है। यहाँ एरो शो करेंगे आप इस तरह से, ऐसे करके। ऊपर वाले एरो पे आप लिखेंगे हीट, नीचे वाले पे आप लिखेंगे कूल। क्या मतलब है उसका वो आपको एक्सप्लेन करते हैं, अभी 1 सेकेंड रुकिए। इसका मतलब ये रहता है, जो हमने ये चार्ट बनाया है इसका मतलब क्या रहता है, जब हम सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट पे जाते हैं तो हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है। हम जब हीट अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? हम हीट अप्लाई करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं, तब सॉलिड हमारा किस में चेंज हो जाता है? हमारा लिक्विड में। सॉलिड हमारा लिक्विड में चेंज हो जाता है। समझ में आई आपको ये बात? अब थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं, एस, एल और जी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी इस वाले एरो की। ये एरो क्या शो कर रहा है? हमारा लिक्विड स्टेट। शॉर्ट में लिख देते हैं एल फॉर लिक्विड। स्टेट किस में चेंज हो रहा है? गैसेस स्टेट में। अप्लाइंग हीट, हीट के लिए हमने आपको डेल्टा का यूज़ बताया ही है, ठीक है। अगर आप नहीं भी जानते तो हीट के लिए हम डेल्टा का यूज़ करते हैं। रिएक्शंस करते हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं आप, वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड जब गैसेस में चेंज होता है वो कैसे चेंज होता है? जब हीट अप्लाई की जाती है। बस यही था इस ऊपर वाले एरो का मतलब। अब बात कर लेते हैं नीचे वाले एरोस का मतलब। ये आप देख रहे हैं लिक्विड स्टेट से कहाँ आ रहा है? ये सॉलिड स्टेट में आ रहा है। कैसे आ रहा है? कूल होने के बाद। आप जानते हैं जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं तभी तो वो सॉलिड बनता है। जब हम वाटर को, प्लेन वाटर को फ्रीज करते हैं तभी तो वो आइस में कन्वर्ट होता है। तो बस उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? कूलनेस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ही सेम इस कंडीशन में होता है। जब हम गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट पे आते हैं तो हम क्या करते हैं? उसे कूल डाउन करते हैं। क्या करते हैं? कूल डाउन करते हैं। कुछ नहीं था, बस यही था इसका मतलब। हाँ तो भाई अब बात कर लेते हैं सब्लिमेशन के बारे में। क्या होता है सब्लिमेशन? अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। क्या मतलब हो गया इसका? सॉलिड यानी कि आइस डायरेक्टली किस में चेंज हो रही है? गैस में, ठीक है। ये तो पता नहीं कौन सी गैस हो सकती है, कोई भी गैस ले सकते हैं आप, ठीक है। गैसेस हमारी बहुत सारी हैं, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऐसे ही बहुत सारी हैं, ठीक है। ये आइस ही नहीं, कोई भी सॉलिड हो सकता है। कोई भी सॉलिड गैस में चेंज हो रहा है विदाउट कमिंग इन लिक्विड। लिक्विड में सॉलिड लिक्विड में चेंज
नहीं हो रहा है, डायरेक्टली गैस में हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। बहुत ईजी है, ये दोबारा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी चार्ट है और ये चार्ट आपको कम से कम 6 डेफिनेशंस इतना इजीली याद करा देगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थोड़ा समझ लेते हैं इसको। बस हम देख रहे हैं यहाँ पे एरोज शो हो रहे हैं, ये इस तरह से एरोज शो हो रहे हैं, क्या मतलब है इसका ये भी देख लेते हैं। सॉलिड्स चेंजेस टू लिक्विड, क्योंकि एरो इधर की तरफ है तो सॉलिड चेंज हो रहे हैं किसमें, लिक्विड्स में। सॉलिड किस में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड्स में। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन। आप इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, सॉलिड्स कन्वर्ट टू लिक्विड्स विदाउट कमिंग इन गैसेस स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। समझ में आया आपको। ऐसे ही अब हम दूसरा देखते हैं, ये एरो इधर की तरफ है, क्या कह रहा है ये एरो, लिक्विड्स कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, सॉलिड्स में, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, सब्लिमेशन। सेम आप इसकी डेफिनेशन बनाएंगे खुद, लिक्विड्स कन्वर्ट टू सॉलिड्स इज नोन एज सब्लिमेशन। समझ में आया आपको दोनों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इधर की, ये एरो अब नीचे से यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैसेस में, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है मतलब गैसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, लिक्विड्स कन्वर्ट टू गैसेस स्टेट इज नोन एज कंडेंसेशन। ऐसा ही सेम ऐसे ऊपर हो रहा है, गैसेस कन्वर्ट हो रही हैं लिक्विड में, उस पर प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, वेपराइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, गैसेस स्टेट कन्वर्ट्स टू लिक्विड स्टेट इज नोन एज वेपराइजेशन, ठीक है। समझ में आया आपको। अब ये लास्ट 2 बचे हुए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। सॉलिड कन्वर्ट्स टू गैस, सॉलिड्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैस में, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, सब्लिमेशन। ऐसा ही सेम इसके लिए, गैसेस कन्वर्ट हो रहे हैं सॉलिड में, उस प्रोसेस को भी हम क्या कर रहे हैं, सब्लिमेशन। होप्स तो आपको चार्ट क्लियर होगा। पहली बात तो ये इन दोनों की डेफिनेशन भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, गैसेस इन स्टेट्स कन्वर्ट टू सॉलिड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। सेम आप इसका अपोजिट कर दीजिए, सॉलिड स्टेट्स कन्वर्ट टू गैसेस स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। बस यही था इसमें नहीं इवापोरेशन की। इवापोरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। आप जानते हैं वेपर्स क्या होते हैं, वेपर्स मतलब होता है भाप। जब आप लिक्विड को बॉईल करते हैं तो उससे वेपर्स कन्वर्ट होते हैं, बस वही प्रोसेस हमारी इवापोरेशन कहलाती है। बहुत ईजी है, ये दोबारा बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इवापोरेशन अब 4 टाइप से हो सकता है, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी स्पीड, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड एंड डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ठीक है। व्हाट, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, डिक्रीज करती है हमारी ह्यूमिडिटी, बाकी सब के अकॉर्डिंग हमारी जो इवापोरेशन है वो इंक्रीज करती है। क्या मतलब है, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, अगर हम सरफेस एरिया को ज़्यादा करेंगे तो हमारा इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी हमारा इवापोरेशन इंक्रीज होगा, विंड स्पीड बढ़ाएंगे तो भी इवापोरेशन इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम इवापोरेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। क्या होगी, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। इन सब का एक एग्जांपल समझो। इवापोरेशन जो होता है आपका वो ह्यूमिडिटी में कम होता है, सब में इंक्रीज होता है, बस ह्यूमिडिटी में आपका वो डिक्रीज होता है। सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि इवापोरेशन सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग कैसे इंक्रीज होगा, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी एग्जांपल है, वाइल फ्लोटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, ठीक है, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये कह रहा है जब आप कपड़े सुखाते हो, गीले कपड़े आप सुखाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, वो सूख जाते हैं, यानी उनका जो पानी होता है वो इवापोरेट हो जाता है सन के थ्रू, ठीक है। तो पहली बात आपको समझ में आई। दूसरी के लिए एग्जाम्पल है आपका, यानी एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के लिए आपका एग्जाम्पल है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट तेज होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो जो उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसीलिए हमारा इवापोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं विंड स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है। जब आप विंड स्पीड यानी कि हवा की स्पीड को इंक्रीज कर देंगे तो इवापोरेशन जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं एग्जांपल्स, इतने ही बहुत नहीं, क्योंकि वैसे भी इसके एग्जांपल इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। डेफिनेशन मेजर होती है तो आपको डेफिनेशन अब पता ही चल गई है। हमारे सराउंडिंग से
हीट लेने के बाद, यानी जब हमारी इवापोरेशन प्रोसेस हो रही होती है तो हमारी सराउंडिंग जो होती है, मान लीजिए आपने अपने हाथ के ऊपर जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना उसको डाला तो आपको ठंडा ठंडा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो आपकी जो पाल्म होता है उसमें जितनी भी हीट होती है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, बस यही होता है इवापोरेशन कॉज कूलिंग। हाँ तो गाइस, ये चैप्टर हम अपना इसी लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगला चैप्टर हम अपना नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।